नमस्कार बच्चों। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मन्नू भंडारी की रचना एक कहानी ये भी पढ़ी। आज हम उसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। लेखिका ने इस रचना में, जो कि आत्मकथ्य रूप में लिखी गई है, इसमें उन्होंने अपने पिता और अपनी शिक्षिका अध्यापिका का वर्णन किया, अपनी माँ का भी वर्णन किया, पर उनका व्यक्तित्व जो जिससे वो प्रभावित थी उसमें उनके पिता और उनकी अध्यापिका मुख्य रूप से थी। उन्होंने अपने पिता का वर्णन सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में किया है और दोनों रूपों में ही वह ऐसा महसूस करती हैं कि दोनों रूपों में, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही रूपों में, उनके पिता के व्यक्तित्व का प्रभाव अपने व्यक्तित्व पर अनुभव उन्होंने किया। दूसरा था, उनकी जो अध्यापिका थी, प्राध्यापिका, प्रिंसिपल थी कॉलेज की, शीला अग्रवाल, उनके व्यक्तित्व का प्रभाव भी लेखिका के व्यक्तित्व पर पड़ा। उन्होंने ही वही एक शख्सियत थी जिन्होंने लेखिका को साहित्य की दुनिया में प्रवेश कराया, विभिन्न साहित्यकारों की रचनाएं पढ़ाई और उन रचनाओं का जब आपस में वो चर्चा करती थी तो वह साहित्य की तरफ वह अभिमुख हुई कि लेखन के प्रति भी उन्होंने लेखिका को प्रेरित किया। साथ ही जो 1942 से 1947 की जो परिस्थितियां थी, भारत की राजनीतिक परिस्थितियां थी, उनमें उन्होंने सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए भी शीला अग्रवाल ने ही उन्हें प्रेरित किया और लेखिका ने उन राजनीतिक जो गतिविधियां थी उनमें सक्रिय भागीदारी निभाई। दूसरा प्रश्न है, इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया। भटियार खाना शब्द एक उर्दू शब्द है जो कि रसोई के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऐसी रसोई जहाँ पर निरंतर भोजन बनता रहता है और निरंतर लोग खाने के लिए आते रहते हैं, जिसका कोई अंत नहीं। तो उन्होंने रसोई को भी उसी उपमा से संबोधित किया। वह ऐसा मानते थे, लेखिका के पिता ऐसा मानते थे कि जो लड़कियां जिनकी नैसर्गिक प्रतिभा है वह विकसित नहीं हो पाती अगर उन्हें रसोई के काम में लगा दिया जाए। जो लड़कियों में प्रतिभाएं हैं उनको निखारना चाहिए, तो उनको रसोई से दूर रखना चाहिए। इसलिए उन्होंने पिता के एक जो स्वभाव था या उनका जो सोच थी उसके बारे में यहाँ वर्णन किया था कि वह उन्हें भटियार खाना कहकर संबोधित किया करते थे रसोई को और कहा करते थे लेखिका से कि तुम उससे दूर रहो क्योंकि तुम्हारी जो साहित्यिक प्रतिभा है, जो राजनीतिक प्रतिभा है, वह इससे खत्म हो जाएगी। ऐसा लेखिका के पिता माना करते थे। वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को न अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और न अपने कानों पर। जब लेखिका के पिता को कॉलेज में बुलाया गया और लेखिका के पिता बहुत नाराज होकर के कॉलेज के लिए गए, प्रिंसिपल से मिलने के लिए, उन्होंने कहा कि आज मेरी कौन सी जो मेरा सम्मान है, आत्मसम्मान है, उसको इतनी चोट पहुंचने वाली है, ऐसा सोचकर वह महाविद्यालय में गए। परंतु लेखिका की जो प्रिंसिपल है उन्होंने कहा कि सारी लड़कियां लेखिका की और दो मित्र और हैं उनकी, उन तीनों की बात मानती हैं। वह क्लास छोड़ने के लिए कहती हैं तो छोड़ देती हैं, वह हाथ खड़े कर करके नारे लगाती हैं और कॉलेज की क्लासेस बंद करवा देती है। इस बात पर लेखिका के पिता बहुत प्रसन्न हुए। घर आने के बाद उन्होंने बहुत प्रशंसा की और ये माना कि मेरी बेटी में इतनी प्रतिभा है कि उसके आगे पीछे सारे कॉलेज की लड़कियां जो कहें वो करती हैं, क्योंकि उस समय राजनीतिक परिस्थितियां बहुत विपरीत थीं। भारत में आंदोलन चल रहे थे और अंग्रेजों के विरुद्ध विभिन्न प्रकार की गतिविधियां सक्रिय रूप से चल रही थीं। तो लेखिका के पिता को ये पता चला कि मेरी बेटी में नेतृत्व क्षमता है, तो इसलिए वह इस बात पर बहुत खुश हो रहे थे घर आकर के और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। और लेखिका इस डर से कि मेरे पिता वापस कॉलेज से लौटेंगे तो मुझे डांटेंगे, इसलिए वह अपने मित्र के यहाँ पड़ोस में चली गई कि पिता का जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा गुस्सा तब मैं वापस लौटूंगी। परंतु लेखिका के पिता घर आकर के और उसकी प्रशंसा करने लगे तो उनकी माँ बुलाने आई और जब उन्होंने पिता को देखा कि वह बेटी की प्रशंसा कर रहे थे और उनकी अध्यापिका की बात को बार बार दोहरा रहे थे तो उनको लेखिका को अपने आंखों पर और कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसी घटना के बारे में यहाँ लेखिका वर्णन करती हैं। लेखिका को अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। लेखिका की अपने पिता से हमेशा वैचारिक टकराहट रही क्योंकि जो लेखिका के पिता थे वह कुछ उनकी सोच अलग थी। एक तो वह सुंदरता के
जो उनकी कमी थी कि वह गोरापन जो होता है उसमें प्रतिभाओं को खोजते हैं। जैसे कि बचपन में लेखिका और उनकी जो बड़ी बहन सुशीला थी उसमें विभिन्न प्रकार की तुलनाएं किया करते थे। तो लेखिका के मन में ये बात थी कि पापा के जो पिता के विचार हैं कि जो सौंदर्य होता है वही योग्य होता है, और इसकी वजह से लेखिका के व्यक्तित्व में कुछ नकारात्मकताएं भी आई। वह बड़ी होने के बावजूद भी उन्होंने इतने पारितोषिक इनाम वगैरह मिले, पर उनको ऐसा लगता था कि ये सब तुक्के की बात है, ये सब बाई लक मिला है, बाई चांस मिला है मुझे, मेरी योग्यता से नहीं। और इसी ये विचारों में मतभेद था। दूसरा था कि लेखिका के पिता स्वतंत्रता देना चाहते थे अपनी बेटी को, परंतु अपने तौर पर, अपने क्राइटेरिया में, अपनी सीमित क्षेत्र में उन्होंने उनको स्वतंत्रता देना चाहा। तो इस बात पर भी लेखिका के विचारों का और उनके पिता के विचारों में टकराहट उत्पन्न हुई। और वह लेखिका चाहती थी, जैसे लेखिका ने राजनीतिक जो परिस्थितियां थी, उस गतिविधियां थी, उन आंदोलनों में सड़क पर निकल करके भागीदारी निभाई, और लेखिका के पिता नहीं चाहते थे कि इस प्रकार से वह भागीदारी निभाए। वो चाहते थे कि घर पर बैठकर राजनीतिक परिस्थितियों का अवलोकन करे, उसके बारे में लिखे, उसके बारे में सुने, बोले, पर घर से बाहर न निकले। तो ये मतभेद का विशेष कारण था। दूसरा, लेखिका ने अपनी पसंद से विवाह किया, और ये भी उनके दोनों के बीच में मतभेद का विशेष कारण बना। इसी का वर्णन उन्होंने यहाँ किया है। नेक्स्ट है, इस आत्मकथ्य के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मनु जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। लेखिका ने जो हमें आत्मकथ्य प्रस्तुत किया है या यहाँ पर जो वर्णन किया है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि लेखिका ने 1942 से लेकर के 1947 में जो भारत में भारत छोड़ो आंदोलन और जितने भी आंदोलन हुए उनमें उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। चाहे उनको सड़क पर जुलूस निकालने पड़े हों, चाहे हड़तालें करनी पड़ी हो, चाहे नारे लगाने पड़े हों, या विभिन्न प्रकार के भड़काऊ भाषण देने पड़े हों, मन्नू भंडारी ने उसमें वह सब किया जो कि लड़के किया करते थे। उन्होंने इसके लिए अपने पिता का भी जो विरोध था वह भी बर्दाश्त किया, सहन किया, और वह निरंतर वह सब करती रही जो कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए उस समय की तत्कालीन जो परिस्थितियाँ थी वह एक युवा के लिए जरूरी थी। वह सारे आंदोलनों में उन्होंने सक्रिय भागीदारी निभाते हुए वह सारे कर्तव्य पूर्ण किए। तो हम कह सकते हैं कि 1942 से लेकर 47 तक जो मनु भंडारी है उन्होंने सक्रिय रूप से राजनीति में भागीदारी निभाई, और जब भी वह भारत की स्वतंत्रता के लिए जो बलिदान हुए, जिन शख्सियतों के बारे में सुना करती थी तो उनके रोमांच उठ खड़े होते थे, उनका खून उबलने लगता था। उन्होंने बताया कि खून में ऐसा लगता था जैसे कि लावा बह रहा हो। तो लेखिका ने ऐसा महसूस किया कि भारत की स्वतंत्रता के लिए, भारत के लिए, अपने देश के लिए उनके रक्त में लावे की तरह रक्त बहता था, क्रोध था, आंदोलन बाहर चल रहा था, और उनमें घर में भी एक आंदोलन था, गतिरोध था, और विचारों में मतभेद उत्पन्न होने लगा था। पर फिर भी उन्होंने उन सब चीज़ों की उन चीज़ों का लिए चिंतन न करके, उन चीज़ों को एक तरह से इग्नोर करके, और उन्होंने सक्रिय भागीदारी निभाई। अगला प्रश्न है हमारा, रचना और अभिव्यक्ति से लेखिका ने बचपन में अपने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा तथा पतंग उड़ाने जैसे खेल भी खेले, किंतु लड़की होने के कारण उनके द्वारा जो उनका दायरा था वह घर की चार दीवारी तक सीमित था। क्या आज भी लड़कियों के लिए स्थितियां ऐसी ही हैं या बदल गईं? अपने परिवेश के आधार पर लिखिए। लेखिका ने वर्णन किया कि हम सब वही खेल खेला करते थे, चाहे पतंग उड़ाना हो, चाहे मांझा सूतना हो, परंतु हमारा दायरा चार दीवारी तक सीमित था। पर आज की लड़कियों का ऐसी स्थिति नहीं है। आज के जो पेरेंट्स हैं या माता अभिभावक हैं वह लड़कियों को असीमित जो दायरा है उनका जो क्राइटेरिया है वह असीमित है, बदल चुका है। और आज का जो परिवेश है उसमें और जो लेखिका बता रही है उस परिवेश में बहुत अंतर आया है। हालांकि लेखिका ने साथ में ये भी कहा था, चार दीवारी का मतलब ये नहीं कि वह केवल घर की चार दीवारी है, वह उस पड़ोस को, जो मोहल्ला था, जो उनकी कॉलोनी थी, वह उसी में सम्मिलित है ना। तो उनमें उन्होंने अपने मित्रों के साथ, अपने पड़ोसी बच्चों के साथ खूब खेल खेले हैं, और उनमें ही उनका बचपन बीता है।
और उसका जो स्मृति है, उन स्मृतियों के आधार पर उन्होंने अपनी रचनाओं में उन कैरेक्टर्स का, उन चरित्रों का वर्णन भी किया है। तो आज के दायरे में और पहले की परिस्थितियों में बहुत अंतर है। आज के पालन पोषण में अभिभावकों के द्वारा जो लड़कियों का और लड़कों का जो पालन पोषण पहले के समय हुआ करता था और जो आज के समय होता है, उसमें काफ़ी अंतर आ चुका है। हमारी सोच में बहुत परिवर्तन आया है। हमारी युवा पीढ़ी ने उस दायरे को, उस क्षेत्र को असीमित कर दिया है। मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत महत्व होता है, परंतु महानगरों में रहने वाले लोग प्राय पड़ोस कल्चर से वंचित रह जाते हैं। इस बारे में अपने विचार लिखिए। जैसे ही हमारा जो समाज है आधुनिकता की सोपान पर पैर रखता है, तो कुछ उसे खोना पड़ता है। हमने कुछ पाया है तो कुछ खोया भी है। उसमें एक विशेष चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण, जिसे हम कहते हैं कि मूल्यवान चीज़ था, पड़ोस कल्चर, वो हमने आज खो दिया है। एक तो जो हमारी बड़े बड़े जो महानगर हैं, वहाँ पर हम इतना समय नहीं कि हम पड़ोस में कौन रहता है इसके बारे में जानकारी लें। दूसरा, जो हमारी आर्थिक स्थिति है, उसके आधार पर आज जो बड़े बड़े शहरों में जो फ्लैट सिस्टम है, उसकी वजह से भी हमने पड़ोस कल्चर को पूर्ण रूप से खो दिया है। इसका अपना ही महत्व हुआ करता था। उस समय एक परिवार की तरह पड़ोस रहा करता था, और आज तो परिवार भी, हम उस परिवार में भी वह भावनाओं से वंचित हैं जो भावनाएं पहले आस पड़ोस से मिला करती थी। बच्चों को उनके पालन पोषण में केवल अभिभावकों का ही हाथ नहीं हुआ करता था, बल्कि उसका अड़ोस पड़ोस भी उनके पालन पोषण में पूरा भागीदारी निभाता था। तो आज हमारी ये पीढ़ी, जो नवयुवा पीढ़ी है, इस चीज़ से वंचित है। उन्होंने पड़ोस के नाम पर कुछ नहीं पाया, केवल बिल्डिंग्स और इस तरीके की चीज़ें ही उन्होंने अपने जीवन में देख पाई।